So let's start. So in the last class, we saw some examples of electrolysis, है ना? कुछ electrolysis के example देखे थे. डिस्चार्ज पोटेंशियल के बेसिस में कैसे हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट बनने वाला है इलेक्ट्रोलिसिस के बाद, या फिर नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड के बेसिस में हम कैसे डिसाइड करेंगे कि प्रोडक्ट क्या बनेगा. 4 एग्जांपल देखे थे टोटल, है ना? एक एक्वस NaCl देखे थे. एक्वस NaCl का हमने इलेक्ट्रोलिसिस किया था, एक्वस NaCl. फिर हमने किया था वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस प्लस H2SO4 था इसमें, याद है? फिर एक्वस कॉपर सल्फेट का किए थे यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, एंड एक्वस कॉपर सल्फेट का फिर से किए थे इलेक्ट्रोलिसिस यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड. याद है ये 4 एग्जांपल, राइट? उसमें ये दोनों एग्जांपल वाज ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज पोटेंशियल, कि जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल, जिस आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा वो जाके इलेक्ट्रोड पे डिस्चार्ज होगी. और इन दोनों में हमने क्या देखा था कि प्लैटिनम वाली इलेक्ट्रोड क्योंकि इनर्ट इलेक्ट्रोड है, रिएक्शन नहीं करेगी, तो इसका कोई भी पार्ट आपको रिएक्शन में नहीं दिखेगा. जबकि यहाँ पे कॉपर इलेक्ट्रोड अपने आप में ही ऑक्सीडेशन स्टार्ट कर देगा, है ना? वो कॉपर इलेक्ट्रोड धीरे धीरे डिसअपियर होना चालू कर देगा क्योंकि इसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है, सारे कॉपर निकल के कॉपर आयन बनते जाएंगे, राइट? तो ये दो हमने देखा था. ये आपका नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड के बेसिस में प्रोडक्ट डिसाइड करने वाला, एंड डिस्चार्ज पोटेंशियल के बेसिस में प्रोडक्ट डिसाइड करने वाला कि इलेक्ट्रोलिसिस के बाद प्रोडक्ट क्या बनेगा. अगर मैं मोल्टन NaCl का, सॉरी एक्वस NaCl का अगर मैं इलेक्ट्रोलिसिस करता हूं तो मुझे एनोड में क्या मिलेगा, मुझे कैथोड में क्या मिलेगा. पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करता हूं तो मुझे एनोड में क्या मिलेगा, कैथोड में क्या मिलेगा. ये हम इन दो फैक्टर से डिसाइड कर रहे थे, राइट? मोल्टन वाले में टेंशन नहीं था क्योंकि मोल्टन वाले में एक कैटायन है और एक एनायन ही था, इसलिए वहां कोई दिक्कत नहीं है. जो पॉजिटिव आयन है वो कैथोड की तरफ जाएगा और वहां वो डिपॉजिट हो जाएगा, और जो नेगेटिव आयन है वो एनोड के पास जाएगा और वहां वो डिपॉजिट हो जाएगा. तो वहां कोई इशू नहीं था. इशू कब आएगा? जब एक से ज्यादा कैटायन या एक से ज्यादा एनायन आपके सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तब ये कंसेप्ट हम यूज करेंगे इन दोनों में से कोई एक, राइट? उसके बाद हमने बात की थी फैराडेज लॉ की. स्टार्ट कर दिए थे फैराडेज लॉ. हाँ, फैराडे के 2 लॉ पढ़ने थे हमको इलेक्ट्रोलिसिस के. उसमें हमने एक का स्टेटमेंट लास्ट क्लास में लिखा था. फैराडे ने क्या बोला था कि जब तक आप इलेक्ट्रिसिटी दोगे या जितनी इलेक्ट्रिसिटी आप दोगे, है ना, उतना ज्यादा सब्सटेंस का डिपोजिशन होगा किसी भी इलेक्ट्रोड के ऊपर. जहां आपने इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी वहां पे रिएक्शन ही होना बंद हो जाएगा ना, और रिएक्शन ही नहीं होगा तो डिपोजिशन बंद हो जाएगा. ठीक है, तो यहां पे मैंने मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या लिखा था, W was directly proportional to Q. ये लिखे थे, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिसिटी चार्ज. ठीक है, और इसका प्रोपोर्शनलिटी से हटाने के लिए हमने कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया था, दैट वाज Z इंटू Q. Z का क्या नाम दिए थे? हाँ, देख लो ना, कॉपी में तो लिखे होगे क्या? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. और Q को भी हमने इस तरीके से I इंटू टी कर दिया था ना, करंट इंटू टाइम. I क्या होता है? करंट इज नथिंग बट चार्ज पर यूनिट टाइम. I इज इक्वल्स टू क्या होता है? Q बाय टी. तो Q इज इक्वल्स टू IT हो जाएगा. तो अपन ने वहां वैल्यू पुट कर दी थी. तो एक और इक्वेशन क्या होता है? W इज इक्वल्स टू ZIT. फिर यहीं से हमने Z का एक डेफिनेशन निकाला था, वो हमने लिखा भी था, वहां पे अपन ने एंड की थी क्लास. क्या लिखे थे अपन? I को 1 एम्पियर पुट किए थे, टाइम को 1 सेकेंड पुट किए थे, राइट? I 1 एम्पियर, टाइम 1 सेकेंड, यानी कि 1 कूलम चार्ज हो गया ना, आया ना? अगर आपका I 1 एम्पियर है इंटू टाइम 1 सेकेंड है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके 1 कूलम आएगा. Q इज इक्वल्स टू IT, 1 कूलम चार्ज आएगा. तो अगर आप 1 कूलम चार्ज देते हो किसी भी सब्सटेंस को, तो द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज इक्वल्स टू इट्स इक्विवेलेंट या इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. Z बराबर क्या आ जाएगा? W. तो यहां से हमने डिफाइन किया था Z को कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट वाज पास्ड इन 1 सेकेंड, यानी कि 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट? यहां तक हमारा हुआ था. ठीक है, चलो आज सेकेंड लॉ स्टार्ट करते हैं. लिखेगा फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस.
Faraday's second law of electrolysis. Faraday's second law of electrolysis. Faraday's second law of electrolysis. ठीक है, चलो उसका स्टेटमेंट लिखते हैं. लिखेगा, when the same quantity of electricity when the same quantity of electricity when the same quantity of electricity is passed through solutions when the same quantity of electricity is passed through solutions of different electrolytes connected in series, comma, the weights of the substances produced at the electrodes, the weight of the substance produced at the electrodes are directly proportional to their equivalent weights. नीचे में लिखना equivalent weight of any element is equal to atomic weight या atomic mass of the element, divided by number of electrons gained or lost. By one atom of that element. ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? तो ये स्टेटमेंट देखो, समझते हैं स्टेटमेंट आपने क्या लिखा हुआ है. अगर आप दो इलेक्ट्रोलाइट लेते हो, लेट्स से एक मैंने यहां पे इलेक्ट्रोलाइट ले लिया AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, और दूसरे बीकर में मैंने ले लिया इलेक्ट्रोलाइट कॉपर सल्फेट, ठीक है. दोनों को सीरीज में लगा रहे हैं ताकि दोनों में करंट सेम जाए. ठीक है, हम दोनों में सेम करंट देना चाह रहे हैं, है ना, इसलिए हमने दोनों को क्या लगाया है, सीरीज में, एनोड कैथोड. ठीक है, इसका जो भी Ag पॉजिटिव आयन होगा वो किसके पास जाएगा, कैथोड के पास. पॉजिटिव आयन है ना, इट विल मूव टुवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड जिसको हम कैथोड बोलते हैं. तो ये जाएगा आपके कैथोड के पास, इसके पास खुद का कैथोड होगा. ठीक है, और यहां पे कॉपर जाएगा Cu2 पॉजिटिव अपने कैथोड के पास, इसके पास भी अपना खुद का कैथोड होगा. ठीक है, और वहां जाके ये दोनों डिपॉजिट होना स्टार्ट करेंगे. हमने पढ़ा है ना इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, कोई भी कैटायन कैथोड के पास पहुंचता है और वहां जाके न्यूट्रलाइज यानी कि डिस्चार्ज होने की कोशिश करता है. Ag पॉजिटिव को डिस्चार्ज होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक, क्योंकि वो एक ही लूज करके तो Ag पॉजिटिव बना था ना, तो वो एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करके वापस से Ag बन के चिपकना चालू करेगा कैथोड में. वही काम यहां पे कॉपर भी करेगा.
पर डिफरेंस क्या है, यहाँ पे कॉपर को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, राइट, क्योंकि कॉपर 2 पॉजिटिव है ना, तो कॉपर को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब जाके कॉपर का एक एटम डिपॉजिट होगा। वेट्स भी दोनों के अलग अलग है ना, सिल्वर का एटॉमिक मास 108 होता है और कॉपर का 63 के आसपास होता है, 63 64 के आसपास, राइट, दोनों के मासेस अलग अलग हैं। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, अगर मैं सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट निकालूं तो एटॉमिक वेट कितना होता है सिल्वर का, 108 अपॉन कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए उसने, 1, तो ये उसका इक्विवेलेंट वेट हो गया। अपन ने जो नीचे फॉर्मूला लिखा ना लास्ट में कि इक्विवेलेंट वेट का मतलब क्या होता है, इट इज द क्या, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट या गेन्ड। अगर रिडक्शन बोल रहा हूं तो गेन कर रहा होगा, जैसे ये दोनों कर रहे हैं, राइट। वैसे ही कॉपर का निकालने के लिए क्या करेंगे, 63/2 हो जाएगा उसका इक्विवेलेंट वेट। तो द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट। तो अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो यहां पे क्या होगा, वेट ऑफ एजी डिपॉजिटेड अपॉन वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड इज इक्वल्स टू, इसका इक्विवेलेंट वेट 108 और इसका इक्विवेलेंट वेट 63/2 यानी कि 32.5। समझ में आया, ऐसा लिख सकते हैं अपन लॉ को मैथमेटिकली। क्लियर है, ये मत सोचना कि अगर हम सर दोनों में सेम इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हैं तो दोनों में डिपोजिशन भी सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि कल मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था ना कि मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए एक एटम बनने के लिए, बट सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लेके एक एटम बन जाता है। वैसे यहां भी हो रहा है, सिल्वर का एक एटम डिपोजिशन करने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बट कॉपर के एक एटम के लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी दोनों में सेम जा रही है तो ज्यादा आपका सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगा, हाँ या ना, सिल्वर का डिपॉजिशन ज्यादा होगा, नंबर ऑफ एटम्स डिपॉजिटेड विल बी मोर ऑफ सिल्वर। जितने में इसका एक एटम डिपॉजिट हो रहा है ना, उतने में इसके 2 एटम डिपॉजिट हो रहे हैं। एम आई क्लियर? तो जाहिर सी बात है इसका मास ज्यादा होगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, इसलिए वो अपन ने लिखा है कि इट इज अ रेशियो ऑफ देयर दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, तो चलो एक एग्जांपल भी लिख लेते हैं अपन, नीचे लाइन में लिखना है एक एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, क्या बोल रहे, अच्छा सॉरी 63 है ना, हाँ ठीक है, एक एग्जांपल था बस, ठीक है। हाँ चलो इसी को लिख लेते हैं, ये वाला एग्जांपल को लिखना नीचे। फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, for AgNO3 solution, for AgNO3 and copper sulfate solution, for AgNO3 and copper sulfate solution, for AgNO3 and copper sulfate, नाम फॉर्मूला लिख लो बस, है ना, AgNO3 and CuSO4 solution connected in series, for AgNO3 and CuSO4 solutions connected in series, connected in series, connected in series, comma, if the same quantity of electricity is passed, if the same quantity of electricity is passed, if the same quantity of electricity is passed, then अभी और लिख लेना, weight of Ag deposited upon weight of copper deposited is equals to equivalent weight of Ag divided by equivalent weight of copper, बस। ठीक है, अपन हमने ऊपर फॉर्मूला लिख लिया कि इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमको उसके इक्वेशन से पता चल जाता है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से पता चल जाएगा, है ना, डन। ठीक है, नीचे लाइन में लिखना, नीचे एक या नोट करके लिख लो, एक नोट करके पॉइंट लिखना, नोट, चार्ज कैरीड बाय, चार्ज कैरीड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन,
एक मोल इलेक्ट्रॉन का टोटल चार्ज कितना होगा, कैसे निकाल सकते हैं? एक मोल इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा टोटल, कैसे निकालेंगे? एन, एन अपॉन एन ए, क्या होता है ये भाई? हाँ हाँ, एन ए मतलब 6.022 इंटू 10⁻23, इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना एक मोल में, आया ना? अगर मैं एक मोल इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूँ मतलब उसमें इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और हर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा? 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। मल्टीप्लाई करो इन दोनों को, मल्टीप्लाई दिस इनटू दिस, ये तो 9 10 10⁻23 10⁻−19 10⁻4 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है? 6022 इंटू 16, बाद में डेसिमल लगा लेना, हमारे पास 10⁻4 भी है, मल्टीप्लाई भी करेंगे उसको फिर आगे। आप मल्टीप्लाई कर भी सकते हो डायरेक्टली, पहले 3 डेसिमल इसके भी कट जाएंगे और 1 डेसिमल इसका भी हट जाएगा। कितना आ रहा है देखो एक बार, पूरा मुझे 5 डिजिट तक बताओ, क्योंकि मुझे 10⁻4 मल्टीप्लाई भी करना है। 9.6340, बस इतना। एक्चुअली ये भी आगे एक नंबर और भी रहता है ना, 1.6019 ऐसा रहता है। ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ रहा है आप लोग का? आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो कुछ ऐसा होगा, 96340 कूलम, है ना? ऐसा कुछ आएगा। आप उसको एग्जैक्ट लेके चलोगे ना, अगर इसको 1.6021, तो ये वैल्यू आएगी आपकी 96487 कूलम, 96487 कूलम, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 96,500 कूलम लिख देते हैं फॉर मेकिंग अवर कैलकुलेशन इजियर। 487 है ना, उसको राउंड ऑफ करके 500 कर देंगे। ठीक है, तो 6021 ले लो ताकि 96487 तो लिख पाओ, और इसको अप्रोक्सीमेटली 96,500 कूलम लिख लेना। क्या बोले? कौन सी? ये वाली 9.635452, ठीक है ना? जो भी आएगा, मतलब अपना अप्रोक्सीमेटली हम यही लेते हैं, 96,500 या फिर 96487 एक्चुअली, जब अगर मैं इसको भी 1.6021 लेता हूं तो। ठीक है, लिख लो ये दोनों वैल्यू, ये दोनों वैल्यू इंपॉर्टेंट एक्चुअली। ठीक है, 96,487 कूलम, which can be approximately written as 96,500 कूलम। ये होता है एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो बहुत ही कम है, 10⁻−19 कूलम बोल रहे हैं ना अपन, मतलब बहुत कम है। पर एक मोल की बात करोगे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, मतलब बहुत सारा चार्ज है, इतना कूलम, राइट? अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ध्यान देना। जैसे मैं यहाँ पे 3 इक्वेशन लिख रहा हूं, Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स यू Na, राइट? Mg2 positive plus 2 electrons gives you Mg, and Al3 positive plus 3 electron gives you Al। ऐसा होता है तीनों रिएक्शन। देखो तीनों का अगर मुझे एक एक मोल बनाना है, अभी तो एक एक एटम दिख रहा है आपको कि सोडियम आयन से एक सोडियम का एटम बन गया, मैग्नीशियम आयन से एक मैग्नीशियम का एटम बन गया, और एल्यूमिनियम आयन से एक एल्यूमिनियम का एटम बन गया, 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके। पर अगर मैं एक मोल की बात करूं कि अगर मुझे 1 मोल सोडियम चाहिए, क्वेश्चन को मोल से मल्टीप्लाई करेंगे कि अगर 1 मोल सोडियम आयन लेता हूं, हर एक सोडियम आयन को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब मुझे इलेक्ट्रॉन भी 1 मोल लेना पड़ेगा, तब जाके 1 मोल Na बनेगा। आया ना? मैंने क्या किया, पूरे इक्वेशन को मोल से मल्टीप्लाई करें, तो इसके अपन क्या बोल सकते हैं कि 1 मोल ऑफ Na रिक्वायर्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ या ना? बोल सकते हैं ऐसा? व्हाट अबाउट दिस, इसी के लिए ये स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? 1 मोल ऑफ Mg रिक्वायर्स, कैसे 1 मोल? आप 2 मोल होगा ना, आप मोल से मल्टीप्लाई करो पूरे इक्वेशन को। 1 मोल मैग्नीशियम आयन
को 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि वो 1 मोल मैग्नीशियम एटम बना सके। तो यहां पे क्या आ जाएगा 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और वही चीज यहां पे क्या हो जाएगी 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम रिक्वायर्स 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने जो अभी 1 मोल का चार्ज निकाला ना, वो कितना था 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज 96,500 कूलम। इसको बोलते हैं 1 फैराडे। क्या बोलते हैं 1 फैराडे, वो भी लिख लो। 96,500 को हम 1 फैराडे बोलते हैं। इट इज टर्म्ड एज 1 फैराडे ऑफ चार्ज। ठीक है, तो आप समझ लो कि 1 मोल Na डिपॉजिट अगर करना है तो 1 फैराडे चार्ज चाहिए, 1 मोल मैग्नीशियम एटम डिपॉजिट करना है तो 2 फैराडे चार्ज चाहिए, और अगर 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिट करना है तो 3 फैराडे ऑफ चार्ज चाहिए। एम आई क्लियर? यहां पे लिख भी देते हैं 1 फैराडे, 2 फैराडे एंड 3 फैराडे। क्लियर है? क्या कर रहे थे, ऑनलाइन थे फिर प्रकट हो गया एकदम। ठीक, इसको भी लिख लो एग्जांपल। हो गया? हाँ, एक क्वेश्चन लिखिएगा। राइट क्वेश्चन, a solution of copper sulfate, a solution of copper sulfate is electrolyzed, a solution of copper sulfate is electrolyzed, a solution of copper sulfate is electrolyzed for 10 minutes, for 10 minutes with a current of 1.5 एम्पियर। इमेजिन कर रहे हो इस चीज को? आपने एक बीकर लिया, उसके अंदर कॉपर सल्फेट डाला, सुन रहे हो? आपने एक बीकर लिया, उसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, 2 इलेक्ट्रोड डिप किए और 1.5 एम्पियर का करंट उसमें पास कराया 10 मिनट तक। ठीक है, ओके, आगे फुल स्टॉप। व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड? व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड? व्हाट इज द mass of copper deposited at the क्या लिखो, कैथोड की एनोड? हाँ, कैथोड, एट द कैथोड, एट द कैथोड। ब्रैकेट में लिख लो गिवन मोलर मास ऑफ कॉपर इज इक्वल्स टू 63.5। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है? गिवन मोलर मास ऑफ कॉपर इज इक्वल्स टू 63.5। क्लियर है? क्वेश्चन सबको समझ में आ गया ना? अब इसको बनाएंगे कैसे? ठीक है, तो पहले तो आप लोग जो जो गिवन है उसको लिख लो। क्या क्या गिवन है हमारे पास क्वेश्चन में? करंट आई गिवन है विच इज 1.5 एम्पियर, राइट? टाइम गिवन है ना 10 मिनट्स। इसको सेकंड में कन्वर्ट कर ले, है ना? देखिए हमारा जो फॉर्मूला है आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, जूल पर सॉरी कूलम पर सेकेंड, वो वहां पे टाइम सेकेंड में होता है, तभी आप उसको एम्पियर बोलते हो। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? एम्पियर इज नथिंग बट कूलम पर सेकेंड। एम्पियर इज कूलम पर सेकेंड, नॉट कूलम पर मिनट। ठीक है, इसलिए इस मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दैट विल बी कितना हो जाएगा 600 सेकेंड। तो इन दोनों को मिला के क्यू निकाल लू, क्यू इज इक्वल टू आई टी। कितना हो जाएगा बताओ मुझे, चार्ज कितना आ रहा है? कितना आएगा टोटल चार्ज? आपने 1.5 एम्पियर 10 मिनट तक पास कराया, इसका मतलब कितना कूलम चार्ज गया ये तो निकाल ले। ठीक है, जल्दी बताओ कितना आएगा? 1.5 इंटू
600, उसको कैलकुलेटर से तो नहीं किया ना पक्का? हाँ, कितना होगा? 15 इंटू 6 90 होता है ना, 900 होगा, ठीक है, 900 वॉट कूलम, ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब आप मुझे बताइए कॉपर का इक्वेशन क्या होगा डिपोजिशन का? व्हाट विल हैपन इन कैथोड? कैथोड में क्या होगा? Cu2 पॉजिटिव विल गो एंड विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन टू बिकम, यही होने वाला ना, स्टैंडर्ड तो यही है, ये आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली में क्या हो रहा है, ठीक है? मतलब अगर 1 मोल कॉपर को मुझे डिपॉजिट करना है, 63.5 ग्राम को मुझे, अगर 1 मोल का मतलब 63.5 ही हो ना, मोलर मास का मतलब तो ही होता है 1 मोल का मास। तो अगर मुझे 63.5 ग्राम यानी कि 1 मोल कॉपर को डिपॉजिट करना है तो मुझे 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, हाँ या ना? 2 फैराडे चार्ज लगेगा। अभी अपन ने देखा था ना कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 फैराडे चार्ज होता है, 96,500। तो यहाँ पे तो 2 फैराडे चार्ज लग रहा है, हाँ या ना? मतलब 2 इंटू 96,500 कूलम देने पर 63.5 ग्राम कॉपर डिपॉजिट होगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? ये बहुत जरूरी है, वरना यहां तक निकालने के बाद आपको क्या करना है आपको समझ में नहीं आएगा। पर स्टैंडर्ड आपको पता है ना, इतना चार्ज पे इतना ग्राम कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, तो अब लगा दो यूनिटरी मेथड। कैसे लगाते हैं यूनिटरी मेथड? कि इतना कूलम पे इतना कॉपर, तो 900 कूलम पे कितना कॉपर, नहीं? जैसे अपन नॉर्मल मैथ्स में यूनिटरी मेथड लगाते हैं ना, कि जैसे आपने 20 रुपए की 5 पेन खरीदी, तो 100 रुपए में कितनी पेन आएगी? तो पहले आप क्या करोगे, एक पेन का दाम निकालोगे ना, कि 20 रुपए में 5 पेन आई, मतलब सर एक पेन 4 रुपए की। अब अगर मुझे 100 रुपए की पेन खरीदनी है तो 100 डिवाइड बाय 4, राइट, 25 पेन आएगी। तो पहले आप 1 का निकाले रेट, और फिर आप कितने से ही मल्टीप्लाई कर सकते हो उसको, इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड, यूनिट 1। तो वैसे ही देखो कि इतने कूलम में इतना कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, तो 1 कूलम में कितना होगा, डिवाइड कर दो उसको। 900 कूलम में कितना होगा, उसी को फिर 900 से मल्टीप्लाई कर दो, होगा ये वाला क्वेश्चन बनेगा। जल्दी कंप्लीट करो उसको। पहले ये इक्वेशन लिखना और फिर इसको स्टेटमेंट में लिखना, ऐसे मत लिखना, ठीक है? पहले सिर्फ इक्वेशन लिखो, मैं स्टेटमेंट लिखवाता हूं। लिख लो इक्वेशन सभी। हाँ हाँ, चलो स्टेटमेंट लिखना नीचे। 10 2 फैराडे, 10 2 फैराडे, 10 2 फैराडे, और 2 फैराडे का मतलब दैट इज 2 इंटू 96,500 कूलम। 10 2 फैराडे दैट इज 2 इंटू 96,500 कूलम deposits copper is equals to, deposits copper is equals to 63.5 gram, 63.5 gram. Therefore 900 coulomb will deposit कितना हो जाएगा, 63.5 अपॉन 2 इंटू 96,500 इंटू 900। वो ऊपर इंटू होगा ना, नीचे नहीं इंटू करना। ये समझ में आ गया ना सबको क्या किया हमने? ये 2 जीरो इसके, 2 जीरो इसके, कैंसिल कर दो, रेस्ट सॉल्व कर लो, कितना आएगा बताना मुझे, कितना आएगा आंसर। इसके सामने 900 तो बहुत छोटा है ना, नहीं? तो बहुत कम आने वाला है वैल्यू, बहुत कम कॉपर डिपॉजिट होगा 900 कूलम में तो।
कितना आ रहा है? बता, कितना बेकार क्या होता है, मतलब अच्छा नहीं दिख रहा आंसर? कितना? कितना? 0.416 पॉइंट में ही आएगा आंसर तो। आप देखो ना, ऊपर का नंबर छोटा है, नीचे का नंबर बड़ा है, तो ऑब्वियसली आंसर 1 से तो छोटा ही आएगा, पर 0.416 नहीं आएगा। 0 पॉइंट बोलना भाई, 0.004, 0.2, 0.2 के बाद क्या? 0.2 तक तो सही है, आगे क्या है बताओ? सिक्स 35 into 9 किए कितना आएगा? ये 45 का 5 बचा 4, 27 + 4 इज 31 का 1 बचा 3, 5715 है ना? तो 5715 को मुझे डिवाइड करना है, इन दोनों को कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है? 965 into 2। हाँ, हाँ, ये कितना आ रहा है? 2 965 कितना आ रहा है? यहाँ गड़बड़ कर दिए क्या? हाँ, 1930 आ रहा है। हाँ, तो 1930 और एक इसका पॉइंट नीचे लगा दूंगा, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ होगा। देखो, बहुत टाइम लगा रही है आप लोग कैलकुलेशन में। ये 0 टाइम्स में जाएगा, खत्म, 5715 ही रहेगा। एक पॉइंट लेके 0 लेता हूँ नीचे, तो ये 19 2 38 होता है, राइट? और 19 3 57 होता है ना? हाँ, है ना? हाँ, 0.28 एक्सेक्ट। ये 0 पॉइंट, ये 2 टाइम्स में जाएगा। 2 0 0 0, 2 3 6, 2 9 18 का 8, कैरी 1, 2 1 2 + 1 3, राइट? आपका ये बचेगा 9550। एक और ले लेते हैं इधर। अब ये कितने टाइम्स जाएगा? 8 बार में जा रहा है। 0.29 टाइम्स में आ रहा है। हाँ, हाँ, 9 टाइम्स में जाएगा। 0.296 एक्चुअली में आंसर है, 0.296 ग्राम, 0.296 ग्राम। ठीक है, 0.00 कैसे आ रहा था? डन। चलो आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन लिखते हैं। चलो लिखो, नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखो। हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड for the following reduction, for the following reduction, for the following reduction, for the following reduction। फर्स्ट है इसमें 1 mole of Cu2 positive to Cu, and second है 1 mole of MnO4 1 negative to Mn 2 positive। पहला वाला तो सिंपल है। फर्स्ट रिएक्शन लिखो पहले, कैसा होगा रिएक्शन? आपको 1 मोल Cu2 पॉजिटिव को कॉपर में चेंज करना है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन होगा। ये तो एक एटम के लिए लिखा है ना मैंने, अगर मोल करना है तो पूरे इक्वेशन को मोल से मल्टीप्लाई कर दो। आई वांट 1 मोल ना, तो 1 मोल ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव विल गेन 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू गिव 1 मोल ऑफ कॉपर, राइट? आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे?
2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि कितना चार्ज हो जाएगा 2 इंटू 96,500 है ना, 2 इंटू 96,500 कितना आ जाएगा ये मल्टीप्लाई करने पे 193,000 कूलम। ठीक है, तो सेकेंड वाला करो, सेकेंड वाला थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा इसमें आपको ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह भी देखना पड़ेगा। MnO4 से Mn2 पॉजिटिव चाहिए। MnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, कितना है एवरीवन, बाकी लोग क्या बोलते हैं, कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर? इसका लेट से इसका ऑक्सीडेशन नंबर x है, इसका -2 होता है, तो x प्लस 4 इंटू -2 इज इक्वल्स टू -1, ऐसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ओवरऑल चार्ज -1 है ना, बट इट इज द सम ऑफ चार्ज ऑफ Mn एंड चार्जेस ऑफ ऑक्सीजन। तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -1, ये -8 उधर जाके +8 हो जाएगा, तो कितना हुआ +7। तो यहाँ पे मैंगनीज का आपका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +7, राइट, +7। और आपका राइट साइड में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +2, वो तो सिंपल है ना, वो सिंगल कैटायन है, +2 है। तो +7 से +2 जाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 5, है ना। एक इलेक्ट्रॉन गेन करोगे तो +7 से +6 में आएगा, फिर एक और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो +6 से +5 में आएगा, लाइकवाइज उसको +2 तक जाना है, इसका मतलब ये 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो काम हो जाएगा, राइट, एग्जैक्टली, क्योंकि 1 मोल बोला है ना, आपके पास अगर ये 1 मोल है तो मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाय मोल, तो 1 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव रिक्वायर्स 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन टू गिव 5 मोल ऑफ Mn2, सॉरी 1 मोल ऑफ Mn2 पॉजिटिव। एम आई क्लियर? उसका आंसर क्या हो जाएगा सेकंड वाले का 5 फैराडे, यानी कि 5 इंटू 96,500 कूलम। समझ में आ रहा है माही? आर्यन समझ में आ रहा है? अच्छा, एक और वो भी आर्यन है, मैं उससे पूछ रहा था। हाँ क्या मतलब, क्या? हाँ, आप एक्चुअली मोल, आपने, आपके क्वेश्चन क्या है, यू हैव 1 मोल ऑफ MnO4, ये तो मैंने सिर्फ 1 आयन लिया है, आप पूरे इक्वेशन को मोल से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव रिक्वायर्स 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन टू गिव 1 मोल ऑफ Mn2 पॉजिटिव। तो 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 5 फैराडे हो गया, 5 फैराडे मतलब 5 इंटू 96,500 कूलम। क्लियर है? ठीक है, ठीक है, इस एरिया से इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं ना। ठीक है, अपन मैं आपको एक्सरसाइज से क्वेश्चन बताऊंगा, उसको आप लोग ट्राई करना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डालना, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस। नेक्स्ट हेडिंग, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस, ये वो थोड़ा फिजिक्स वाला पार्ट है जो अपन 10th में पढ़ते थे ना, रेजिस्टेंस इट डिपेंड्स अपॉन L एंड A, मैं उस दिन बताया था। ठीक है, तो जैसे हमारे नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस होता है ना, वैसे ही इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स का भी रेजिस्टेंस होता है। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर मतलब मेटल्स हो गए आपके, और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर मतलब कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, NaCl का सोल्यूशन, ये कंडक्टिंग है ना, तो इनका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। इवन अवर बॉडी हैज सम रेजिस्टेंस, हमारी बॉडी का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। आप मल्टीमीटर लेके दोनों उसके एंड्स को पकड़ लो, आपको आपकी बॉडी का रेजिस्टेंस मल्टीमीटर में दिख जाएगा। ठीक है, मल्टीमीटर समझते ना, जैसे एमीटर होता है, वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर एमीटर तो सुने हो ना, these are some instruments used to measure potential difference and current। वैसे ही एक मल्टीमीटर आता है जिसमें हम सारी चीजें एक ही मीटर में देख सकते हैं। मुझे अलग से करंट के लिए एमीटर नहीं चाहिए, मुझे अलग से वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए वोल्टमीटर लाने की जरूरत नहीं है। दैट मल्टीमीटर विल डू ऑल टाइप ऑफ वर्क, तभी तो नाम भी उसका मल्टीमीटर है। एम आई क्लियर? ठीक है, तो ऐसे ही इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस आपके इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स का भी होगा। अगेन यहाँ पे हम रेजिस्टेंस को भी वही R से डिनोट करेंगे जैसे हम वहां करते थे, और रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस एक दूसरे से रेसिप्रोकल होते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा कंडक्टिविटी उतनी कम होगी, या रेजिस्टेंस जितना कम होगा कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। तो R और कंडक्टेंस को हम डिनोट करते हैं कैपिटल G से। कैपिटल G इज फॉर कंडक्टेंस एंड R इज फॉर रेजिस्टेंस, एंड G इज इक्वल्स टू 1/R, ये इसका रिलेशनशिप होता है। अभी मत लिखो, मैं लिखवा दूंगा। ठीक है, G इज इक्वल्स टू 1/R इसका रिलेशनशिप होता है। हमें पता ना यूनिट क्या होती है R की, ओम। यूनिट क्या होती है? ओम।
तो ये 1/r है यानी कि 1/ओम, तो आप इसका यूनिट क्या लिख सकते हो, ओम इनवर्स, या फिर आप जैसे ओम की स्पेलिंग OHM लिखते हैं ना, तो इसकी मो हो जाती है उल्टा। सही में है, मतलब मजाक ना करो, मो इसकी यूनिट भी है एक और, ठीक है। उसके अलावा हम इसको सीमेंस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीमेंस। पर सीमन मत बोलना ना, क्योंकि मोल पर ओम को सीमन बोलते हैं। एम आई क्लियर? तो या तो आप पर ओम बोलो या मोह बोलो, या फिर एक और, अगर ओम इनवर्स ऐसा लिखे तो आप ओम इनवर्स ऐसा भी तो लिख सकते हो ना, ओम इनवर्स, है ना, वही चीज है, मो ओम इनवर्स, सब एक ही की यूनिट है कंडक्टेंस। एम आई क्लियर? ठीक है। फिर हमने रेजिस्टेंस के लिए ये पढ़ा था कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और वो हटाने के लिए, प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए क्या करते हैं, रेजिस्टिविटी अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं, रो, ठीक है। तो यहां से आपका रो का भी एक फॉर्मूला निकल जाएगा, रो इज इक्वल्स टू RA/L। रेजिस्टिविटी, इसका नाम क्या है, रेजिस्टिविटी, जो कि मटेरियल पे डिपेंड करता है, इट डू नॉट डिपेंड्स अपॉन लेंथ एंड एरिया, इट डिपेंड्स अपॉन मटेरियल, ठीक है। रेजिस्टिविटी, इसका एक और नाम होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसका एक नाम और है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्यों स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, वर्ड का मतलब क्या है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफिक? हाँ, एक पर्टिकुलर कंडीशन पे स्पेसिफिक, है ना। अब वो कंडीशन यहाँ पे क्या है, ध्यान देना। लेट्स से आप एक कॉपर का वायर ले रहे हो, उस कॉपर के वायर का 1 मीटर स्क्वायर वाला एरिया ले लो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड 1 मीटर का लेंथ ले लो, पुट कर दो यहाँ पे 1 1, तो रो की वैल्यू क्या आई, R के बराबर। जैसे अपन ने Z को डिफाइन किया था ना 1 1 पुट करके, वैसे हम रो को कैसे डिफाइन करेंगे, रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल whose length of wire is 1 meter and area of cross section is 1 meter square। तो ये उस समय के लिए ही है ये रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस कब है, जब आप 1 मीटर लंबा वायर लेते हो जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, तो वो स्पेसिफिक वैल्यू के लिए हो गया ना रेजिस्टेंस, इसलिए इसका एक नाम और क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो यू कॉल इट एज रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। एम आई क्लियर? अब जैसे रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल हुआ कंडक्टेंस, वैसे ही रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टिविटी। समझ रहे हैं? रेजिस्टेंस कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी को अपन डिनोट करते हैं इससे, कप्पा, इसको क्या बोलते हैं, कप्पा। फिजिक्स में आप लोग शायद सिग्मा से डिनोट करते होंगे शायद, है ना, बट इन केमिस्ट्री भी डिनोट कंडक्टिविटी बाय कप्पा, इसको बोलते हैं कप्पा। के को थोड़ा सा घुमा देना है, ये अपन ऐसे लिखते हैं ना नॉर्मली, है ना, और ये थोड़ा सा मैंने इसको ऐसे कर दिया, कप्पा, ठीक है। तो कप्पा इज नथिंग बट 1/रो, है ना, कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। और ये चीज पुट कर देते हैं यहाँ पे, रो का वैल्यू क्या है, रो का वैल्यू RA/L है, ऊपर करूंगा तो क्या हो जाएगा, L/RA होगा, आया ना, L/RA। 1/R क्या होता है, वाह, तो कप्पा इज इक्वल्स टू GL/A, GL/A। अब देखो, अगर वो कंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक में बोला, मैं लिखवाऊंगा अच्छे से। अब कोई वायर है तो उसका लेंथ ले लोगे, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लोगे, बट यहाँ वायर थोड़ी ना है, यहाँ तो लिक्विड है, क्यों, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स है ना, हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं, राइट। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स जिसका लेंथ वायर का नाप लिए या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाल लिए πr² करके, यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ क्या होता है, हम अपने इलेक्ट्रोलाइट को एक कंडक्टिविटी सेल में भरते हैं और उस सेल का लेंथ और एरिया नोट किया जाता है, और उसको हम कहते हैं L/A का रेशियो, जो कि कांस्टेंट है। कि मैंने एक सेल ले लिया, अब वो सेल में मैं पहले कॉपर सल्फेट भरा, वही सेल में मैंने AgNO3 भरा, वही सेल में मैंने मैग्नीशियम क्लोराइड भरा, वही सेल में मैंने NaCl भरा, सबके लिए L/A तो कांस्टेंट हो गया ना। आप तो समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, है ना। तो यहाँ पे L और A का मतलब क्या है, कि वो उस कंडक्टिविटी सेल में कितने लेंथ तक आपने इलेक्ट्रोलाइट को भर के रखा है। आप इलेक्ट्रोलाइट भरोगे ना उसके अंदर, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल था ना हमारा, यहाँ उसको कंडक्टिविटी सेल बोल रहा हूं मैं। उस कंडक्टिविटी सेल के अंदर हम अपना इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे, कितने लेंथ तक फिल कर रहे हो, उस इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का या उस कंडक्टिविटी सेल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, तो ये दोनों कांस्टेंट होते हैं, और उसके रेशियो L/A को हम कहते हैं
सेल कांस्टेंट, क्योंकि वो कंडक्टिविटी सेल के कांस्टेंट्स हैं, उसका लेंथ और एरिया है और वो कांस्टेंट रहेगा। तो L बाई ए को हम डिनोट करते हैं G स्टार से, इट इज नोन एज सेल कांस्टेंट। एम आई क्लियर? तो कप्पा इज इक्वल्स टू G इंटू G स्टार, ये एक और आपका क्या हो गया, रिलेशनशिप आ गया। ठीक है, अच्छा यूनिट हमने यहां तक बात की थी ना यूनिट की, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम और कंडक्टेंस का यूनिट पर ओम। व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ रो? रो का क्या यूनिट होगा? रो का क्या यूनिट होगा? देखो ना यहां पुट करके, आर का यूनिट ओम, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, लेंथ का यूनिट मीटर, एक एक मीटर कट जाएगा, क्या बचा? ओम मीटर। ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, राइट? ऐसे निकाल सकते हैं ना, रटने की जरूरत नहीं है, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और फॉर्मूले में यूज होने वाली चीजों का यूनिट पता होना चाहिए। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? फॉर्मूला नहीं पता होता कि रो इज इक्वल्स टू आर ए बाई एल आता है और ये सबका यूनिट नहीं पता होता तो आप ये निकाल नहीं पाते ना। तो रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या हो गया? ओम मीटर। अब कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, तो कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होगा? मीटर का इनवर्स नहीं होगा है ना, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होगा, यानी कि ऐसा लिख दूं ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या फिर सीमेंस पर मीटर लिखूं? पर सीमन मत लिखना ना, क्योंकि सीमन का मतलब ही पर ओम है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? आप पर सीमन कर दिया ना तो पर सीमन मतलब 1 अपॉन ओम इनवर्स, यानी कि वो तो ओम हो जाएगा। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं? तो सीमन का मतलब, इसमें कंफ्यूज मत होना ना, सीमन का मतलब ही पर ओम होता है, पर सीमन मत लिख देना। ठीक है, तो ये आपका हो गया यूनिट किसका? सीमन का नहीं, कुछ भी बोलना है मतलब कंडक्टिविटी का, कप्पा का। ठीक है, तो 4 यूनिट पढ़ लिए ना अपन। रेजिस्टेंस का यूनिट ओम, उसका यूनिट मो, फिर कंडक्ट रेजिस्टिविटी का यूनिट ओम मीटर और उसका यूनिट, हाँ चलो सीमन ले लेते हैं। ठीक है, सीमन पर मीटर, सीमन पर मीटर, यहां तक क्लियर क्लियर है? ठीक है, अब एक और टर्म है यहाँ पे, क्योंकि अपन सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं ना, तो सॉल्यूशन का तो कंसंट्रेशन भी होता है ना, और कंसंट्रेशन के हिसाब से भी कंडक्टिविटी वेरी करेगी। ऐसा थोड़ा है कि मैंने एक गिलास पानी लिया, गुरलीन ने भी एक गिलास पानी लिया, मैंने 2 चम्मच नमक डाला, गुरलीन ने 1 ही चम्मच नमक डाला, तो मेरे में आयंस ज्यादा है ना, तो कंडक्टिविटी मेरी सॉल्यूशन की बढ़ेगी ना। हमने पानी तो सेम लिया था। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो यहाँ पे आपका कंसंट्रेशन भी एक रोल प्ले करता है कंडक्टिविटी में, वहां पे नहीं करता था ना वायर्स में, वायर्स का लेंथ एरिया ठीक है बस, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक और फैक्टर क्या लेंगे, कंडक्टिविटी मतलब सॉरी मोलैरिटी, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी हो गया। ठीक है, तो एक वर्ड और, एक और आपका टर्म आता है, जैसे हमने कंडक्टिविटी किया ना कप्पा, वैसे एक और टर्म आता है मोलार कंडक्टिविटी। ठीक है, तो मोलार कंडक्टिविटी को हम डिनोट करते हैं लैम्डा एम से, इसको लैम्डा बोलते हैं। अब बोलोगे सर लैम्डा तो ये होता था, है ना, पर जैसे हमारे कैपिटल ए स्मॉल ए होते हैं ना, वैसे ही कैपिटल लैम्डा स्मॉल लैम्डा भी होता है। ठीक है, ये अपने से नहीं बना रहा हूं ना, होता है। ठीक है, तो जो पहले, आप हंसे ना तो मेरे को लगा शायद क्या सर क्या मजाक कर रहा है सर। ठीक है, तो ये वाला जो हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये आपका कैपिटल लैम्डा है, ये वाला स्मॉल लैम्डा, या जो भी स्मॉल होगा तो कैपिटल, अपन क्या करना है, लैम्डा तो लैम्डा है, ए को तो ए ही बोलते हैं ना। ठीक है, तो ये आपका हो गया लैम्डा एम विच इज नोन एज मोलार कंडक्टिविटी, एंड इट इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ कंडक्टिविटी अपॉन मोलारिटी। कंडक्टिविटी तक तो निकाले थे ना अपन कप्पा, अब उसी को डिवाइड करेंगे मोलारिटी से। मोलारिटी क्या होता है? मोल पर लीटर। क्या होता है? मोल पर, मैं उसका यूनिट निकालना चाह रहा हूं, है ना। अगर मैं मोलार कंडक्टिविटी का यूनिट निकालूं तो क्या हो जाएगा, वापस लिख रहा हूं, मोलार कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, लैम्डा एम इज इक्वल्स टू कप्पा अपॉन सी। आया ना? कप्पा का यूनिट क्या था? सीमन पर मीटर, सीमन पर मीटर, और इसका यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर हो गया ना। ये तो उल्टा मतलब यूनिट का कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा अभी, क्योंकि आप एक यहाँ पे मीटर ले रहे हो, यहाँ पे इसको लीटर ले रहे हो, तो लीटर को भी ना मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दो ताकि सब मीटर मीटर में आए। कर सकते हैं ना, आप लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हो। क्या रिलेशन होता है? लीटर और मीटर क्यूब में क्या रिलेशन होता है? हाँ,
1 मीटर क्यूब का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय 1 मीटर क्यूब? 1 मीटर इतना होता है ना? जैसे इमेजिन कर लो यहाँ पे एक मीटर क्यूब का एक क्यूब पड़ा हुआ है, 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर ब्रेड और 1 मीटर हाइट यहाँ पड़ा हुआ है ना, दिख रहा है सबको? ठीक है, अब इसके अंदर मैं 1000 लीटर पानी डाल सकता हूं, ऐसा याद रखना। तो 1 मीटर क्यूब का मतलब 1000 लीटर्स होता है। ठीक है, ऐसे याद रखना पूरा। ठीक है, तो यहां से आप निकाल सकते हो 1 लीटर का मतलब कितना मीटर क्यूब हो जाएगा? 10⁻³ मीटर क्यूब। पुट कर दो यहाँ पे इसकी जगह। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? क्या आप ऐसा यूनिट नहीं कर सकते कि सीमन पर मीटर, लीटर पर मोल, ऐसा नहीं हो सकता। मीटर भी और लीटर भी एक साथ नहीं होंगे। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करो एंड देन फाइनल यूनिट निकालेंगे। ठीक है, पुट करें यहाँ पे वैल्यू को। तो ऊपर सीमन मीटर, सीमन पर मीटर उसको नहीं छेड़ते, उसको वैसे ही रहने देते हैं। मोल पर लीटर में क्या होगा? आप अगर ऊपर ले जाओगे तो लीटर ऊपर चला जाएगा, मोल नीचे रह जाएगा ना, आया ना? और इस लीटर की जगह में ये डाल दूं तो कितना हो जाएगा? सीमन पर मीटर 10⁻³ मीटर क्यूब अपॉन मोल। तो 10⁻³ को रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये दोनों क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट क्या हुआ? सीमन मीटर स्क्वायर पर मोल। सीमन मीटर स्क्वायर पर मोल। अब वो आपके जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसको। मतलब आप ये समझ के चलो कि आपको 1000 से डिवाइड करना है, 1000 से डिवाइड करना रहेगा। एम आई क्लियर? मतलब आप जब आंसर लिखोगे ना, आप जब सॉल्व करोगे यहाँ पे वैल्यू, तो आप कप्पा का वैल्यू ऊपर लिख दोगे, आया ना? नीचे मोल पर लीटर वाला वैल्यू भी लिख दोगे और यहाँ पे 1000 को मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका आंसर सीमन मीटर स्क्वायर पर मोल में आएगा। एम आई क्लियर? अब चाहो तो उसको सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि जनरली ना जब हम यहाँ लेंगे ना तो हमारे 1-1 मीटर का कंडक्टिविटी सेल थोड़ा बनेगा, हम लेंथ सेंटीमीटर में नापेंगे। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? जो L/A है ना रेशियो, उसमें जो L होगा ना वो जनरली सेंटीमीटर में लिया जाएगा। तो अपन सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल भी बोल सकते हैं, सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल भी बोला जा सकता है ना। तो उसके लिए आप 1000 ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका फॉर्मूले में आपका सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आप यूनिट लिख सकते हो। ठीक है, तो अल्टीमेटली पूरा समरी क्या हुआ कि मोलार कंडक्टिविटी का यूनिट सीमन मीटर स्क्वायर पर मोल या फिर सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल होता है। ठीक है, तो हमारा 5वां यूनिट हो गया, दैट इज सीमंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल या मीटर स्क्वायर पर मोल। ये 5 क्वांटिटी अभी अपन देखे, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। कंडक्टिविटी का एक और नाम क्या हो जाएगा फिर? स्पेसिफिक कंडक्टेंस, सिंपल है ना? वही इसी फॉर्मूले में G/L/A है ना, आप L को 1 रख दो, A को 1 रख दो, तो कप्पा इज इक्वल्स टू G आया कि नहीं? तो कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू कंडक्टेंस। कब? जब 1 मीटर और 1 मीटर स्क्वायर एरिया होगा, मतलब स्पेसिफिक के लिए ही हो गया ना वो। तो इसलिए इसका भी एक और नाम क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। जैसे रेजिस्टिविटी को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल रहे हैं, वैसे ही कंडक्टिविटी को स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलेंगे। समझ में आ गया पांचों क्वांटिटी और इसके फॉर्मूले जितने भी दिख रहे हैं, यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एम आई क्लियर? ठीक है, चलो उसको लिखते हैं। देखो हेडिंग क्या डाले हैं? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस, यहीं से शुरुआत किया था हमने। ठीक है, आर एंड जी, पहले आर एंड जी को डिफाइन करते हैं। लिखो नीचे, ओम्स लॉ से तो आता है ना ये आर। आर कहां से आता है? ओम्स लॉ से आता है। आप वी और आई के बीच में एक ग्राफ बनाते हो और उस ग्राफ का स्लोप निकाल दो तो आपको आर मिल जाएगा, नहीं है ना? चलो लिखना है इसमें, every substance offer resistance, every substance offer resistance to the flow of electricity, every substance offer resistance to the flow of electricity. Every substance offer resistance to the flow of electricity to a small or large extent, to a small और लार्ज एक्सटेंट। ऑफर सभी करेंगे, हो सकता है कुछ मटेरियल कम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे या ऑफर करेंगे, कुछ ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे। ठीक है,
to a small or large extent. ठीक है, नीचे लाइन में लिखना, Ohm's law states that, Ohm's law states that, next line में, Ohm's law states that, Ohm's law states that if to the ends of a conductor, if to the ends of a conductor, if to the ends of a conductor is applied a voltage V, is applied a voltage V, is applied a voltage V, and a current I flows through it, and a current I flows through it, and a current I flows through it, then the resistance R of the conductor, then the resistance R of the conductor, then the resistance R of the conductor is V by I, is V by I, is V by I. ठीक है, तो आपका R इज इक्वल टू V बाय हो गया. यूनिट लिख लेते हैं नीचे. यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम. स्पेलिंग भी लिख लेना, सिंबल भी बना लेना, ओम. यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम. ठीक है, चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट उसी में आगे कंटिन्यू करेंगे. द रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड, द रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड, the reciprocal of electrical resistance is called, the reciprocal of electrical resistance is called the conductance, is called the conductance, is called the conductance. So stop, it is denoted by capital G, it is denoted by capital G, it is denoted by capital G. Thus G is equals to 1 by R, thus G is equals to 1 by R, thus G is equals to 1 by R. इसका भी यूनिट लिख लो नीचे. यूनिट ऑफ कंडक्टेंस R, ये सारे लिख लेना. यूनिट ऑफ कंडक्टेंस R पर ओम हो जाएगा, मो हो जाएगा, सीमेंस हो जाएगा. सीमेंस का मतलब पर ओम. ठीक है, यूनिट्स लिख लो. ठीक है, इसके बाद रेजिस्टिविटी पे आए थे ना, तो वो भी कहां से आएंगे, पहले अपन बताएंगे कि रेजिस्टेंस इन दोनों फैक्टर पे डिपेंड करता है, कैसे, डायरेक्टली, इनवर्सली. ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में लिखना, experimentally it is observed that, experimentally it is observed that, experimentally it is observed that resistance is directly proportional, resistance is directly proportional, experimentally it is observed that resistance is directly proportional to the length of a conductor, to the length of a conductor, and inversely proportional to its area of cross section. Directly proportional to length of the conductor and inversely proportional to its area of cross section, and inversely proportional to its area of cross section. ठीक है, दैट इज R, एक साथ लिख लेना इन दोनों को, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L by A. That is R directly proportional to L by A, और नेक्स्ट लाइन में R is equals to rho L by A. पहले ये लिखना, R directly proportional to L by A, then R is equals to rho L by A. ठीक है, where rho is called specific resistance or resistivity, दोनों नाम लिखेंगे. Where rho is called specific resistance or resistivity, where rho is called specific resistance
और रेजिस्टिविटी। ठीक है, यहां पे रो का डेफिनेशन भी लिखते हैं, नीचे लिखो इफ एल इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, अगर आप एल की जगह 1 सेंटीमीटर डालते हो, देखो सेंटीमीटर में ले रहे हैं ना, मैंने बोला था ना लेंथ जो लेंगे वो सेंटीमीटर में ही होगा, क्योंकि मीटर तो बहुत बड़ा होता है ना, इतना बड़ा सेल थोड़ा लेंगे हम। ठीक है, तो इफ एल इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर एंड ए इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, एंड ए इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन यहां पुट कर दो, क्या होगा, आर इज इक्वल्स टू रो, देन आर इज इक्वल्स टू रो। ठीक है, तो इसको इससे अपन डिफाइन क्या कर सकते हैं, लिखो नीचे, resistivity is defined as the resistance of a conductor, resistivity is defined as the resistance of a conductor, resistivity is defined as the resistance of a conductor, resistance of a conductor whose length is 1 centimeter, whose length is 1 centimeter and area of cross section is 1 centimeter square, whose length is 1 centimeter and area of cross section is 1 centimeter square, 1 centimeter square। यूनिट भी लिख लो, यूनिट क्या हो जाएगा, ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर, यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ रो विल बी ओम मीटर या फिर ओम सेंटीमीटर, दोनों यूनिट्स लिखना, ओम मीटर या फिर ओम सेंटीमीटर, दोनों हो सकता है। ठीक है, और इसके बाद अपन ने इंट्रोड्यूस किया था कंडक्टिविटी, कप्पा। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में कंडक्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस, conductivity of a substance is the reciprocal of its resistivity, conductivity, और इसका एक और नाम क्या है कंडक्टिविटी का, स्पेसिफिक कंडक्टेंस है ना, तो कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ resistivity, reciprocal of resistivity, it is denoted by kappa, it is denoted by कप्पा का सिंबल बनाओ, ब्रैकेट में कप्पा लिख लेना, KAPPA, कप्पा, डिनोटेड बाय कप्पा सिंबल और ब्रैकेट में KAPPA, कप्पा। ठीक है, तो उसके हिसाब से कप्पा क्या हो जाएगा, कप्पा इज इक्वल्स टू 1 बाय रो, लिख लो, कप्पा इज इक्वल्स टू 1 बाय रो, रो की वैल्यू पुट करेंगे, अल्टीमेटली कप्पा इज इक्वल्स टू GL/A लेके आना है, GL/A पुट कर दो, वैल्यू पहले पुट करना ना, है ना, L/RA पुट करना, फिर 1/RG हो जाएगा, GL/A, फॉलो कर रहे हो, GL/A। अब अगेन यहां से कंडक्टिविटी भी डिफाइन कर सकते हैं, L और A को 1 1 रख देंगे, तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कंडक्टेंस के बराबर, जैसे रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के बराबर हो रही थी ना जब 1 1 पुट किए थे, वैसे यहां भी हम उसको डिफाइन कर सकते हैं ना, इसका डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूं। ठीक है, याद है, ठीक है, इसका यूनिट 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 कप्पा का यूनिट ऑफ कप्पा कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा कप्पा का यूनिट, पर ओम पर मीटर, पर ओम पर सेंटीमीटर, सीमन पर मीटर या सीमन सेंटीमीटर, सीमन पर सेंटीमीटर, सब लिख सकते हैं ना, पर ओम पर मीटर, पर ओम पर सेंटीमीटर, या फिर सीमंस पर मीटर या फिर सीमंस पर सेंटीमीटर, चलेगा। ठीक है, क्लियर है, ठीक है, चलो मोलार कंडक्टिविटी को अपन नेक्स्ट क्लास में लिखते हैं, बाकी तो चारों लिख लिए ना, मोलार कंडक्टिविटी को नेक्स्ट क्लास में लिखते हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू। आर्यन इसी क्लास में रहना फिजिक्स के लिए।